जीवन में चाहते हैं कि फूल खिले, बाहर आए और हमें जड़ों का कुछ पता ना हो और हम ऊपर ऊपर की कोशिश करेंगे। क्या हमारी कोशिश कभी सफल होगी? कभी सफल नहीं होगी। जड़ों को खाद पानी देना जरूरी है। यदि जड़ें विकसित होंगी तो ऊपर वृक्ष लहलहाएगा, और जड़ें अगर सूख गई, कुम्हला गई, उनको खाद पानी नहीं मिला तो ऊपर का वृक्ष सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कुछ ऐसी भूल चूक हो गई। हमने अपने महापुरुषों को, जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, उनके जीवन के हमने उस हिस्से को देखा जहां उनके फूल खिले थे। मूल को, जड़ को हम भूल गए। और निश्चित रूप से फूल इतना आकर्षक है, इतना सुगंधित है, उसे देख के कहाँ ख्याल आता है कि जमीन के नीचे कुरूप जड़ें भी होंगी। तो मूल और फूल के बीच में एक भेदभाव सा खड़ा हो गया। और जब ये वृक्ष ऊपर उठा, जैसे शिखर जी ने कहा, 90 डिग्री चेंज हो गया, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गया, तब याद रखना जड़ों के आधार पर ही यह ऊपर उठ सका। नीचे मजबूत जड़ें थी जमीन में, इसलिए। तो विज्ञान और तकनीक और पश्चिम की संस्कृति जड़ों के समान है, और धर्म, अध्यात्म और ध्यान, समाधि, भक्ति, ये फूल और पत्तों के समान है। इन दोनों का समन्वय, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का संगम होना चाहिए। अकेला भोग पर्याप्त नहीं है, वह कुरूप हो जाएगा। और अकेला योग संभव ही नहीं है। बिना जड़ों का फूल तो आकाश कुसुम होगा, दिखाई लगे पड़ेगा कि फूल खिला है, लेकिन उसकी कहीं अगर रूट्स नहीं है, जड़ें नहीं है, तो फिर वो झूठ ही होगा, काल्पनिक होगा, एक सपना ही होगा। वो सच नहीं हो सकता बिना जड़ों के। और अकेली जड़ें भी कुरूप हैं, उनमें कोई अर्थ नहीं। स्वाभाविक रूप से पश्चिम के दार्शनिक जब आप पूछते हैं कि जीवन का अर्थ क्या है, कोई अभिप्राय नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, जीवन निरर्थक है। जड़ें अगर सोचें अपने आप के बारे में, तुमको तो यही लगेगा कि हम निरर्थक हैं, बेकार ही, हाँ, जमीन के नीचे अंधेरे में इतना फैल रहे हैं, कुछ मतलब तो निकल नहीं रहा। मतलब तो तब निकलता जब फूल आते, फल लगते, तब मतलब निकलता। तो प्यारे मित्रों, पूरब और पश्चिम की दोनों संस्कृतियां आधी अधूरी हैं, और आज जरूरत आ पड़ी है ये अधूरी संस्कृति की जगह एक संपूर्ण संस्कृति, एक पूरी मानव संस्कृति, जिसको हम कहें ग्लोबल सिविलाइजेशन, वह पैदा होना चाहिए। उसमें पश्चिम का योगदान भी शामिल होगा और पूरब का योगदान भी शामिल होगा। उसमें रूट्स भी होंगे और फूल भी खिलेंगे। तो मूल और फूल दोनों का संयोग। तो विज्ञान हमें जड़ें देगा जमीन में, ध्यान हमें पंख देगा आकाश में उड़ने के लिए, और ये दोनों ही मिलकर एक पूर्णता, एक टोटलिटी, एक कंप्लीटनेस पैदा हो सकेगी। तो पिछली संस्कृति हमारी खंडित रही है, दो हिस्सों में विभाजित रही है। पूरब के लोग आत्मवादी हो गए, स्पिरिचुअलिस्ट हो गए और भौतिकवाद के खिलाफ हो गए। कहीं ना कहीं हमारे मन में दीनता, दरिद्रता का सम्मान हो गया। हम बाहर की भौतिकता और विलास के विपक्ष में हो गए। सम्यक भोजन करना हमारे लिए जैसे कुछ अपमानित बात हो गई, और उपवास करना आदरणीय हो गया। धीरे 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 हम बाहर के मामलों से पीछे खिसकते गए, हमने उसमें रुचि ही ना ली, वो हमें त्याग करने योग्य लगा। कई लोग कहते हैं कि हम ध्यान साधना इसलिए करना चाहते हैं ताकि आवागमन से मुक्त हो जाएं, दोबारा जीवन में ना आना पड़े। ये कितनी लाइफ नेगेटिव एटीट्यूड है, जीवन के प्रति बहुत ही निषेधात्मक, एक जहरीली विषाक्त धारणा हमारे मन में है, जैसे जीवन जीने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य है, त्यागने योग्य है। जिसने त्याग दिया है वो महात्मा है, वो पुण्यात्मा है, और जो जीवन में जी रहा है ये बेचारा साधारण आदमी, ये पापी आत्मा है। यह धारणा बहुत गलत है। तो पूरब की संस्कृति धीरे धीरे जीवन विरोधी हो गई, और पश्चिम में मटेरियलिज्म, पदार्थवाद जहां पैदा हुआ, वे अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में और भोग विलास में ही इतने ज्यादा लिप्त हो गए कि वे भूल ही गए कि इसके आगे भी कुछ है। आत्मा को भी जानना है, परमात्मा को भी जानना है, ध्यान और समाधि में डूबना है। इस समस्त अस्तित्व के साथ अद्वैत की अनुभूति अगर नहीं होगी तो जीवन में परम संतोष नहीं हो सकता। अभी बहुत कुछ करना बाकी है।
तो मटेरियलिज्म ऐसा समझो जैसे किसी भवन की बुनियाद हो, नींव हो। निश्चित रूप से नींव के पत्थर तो कुरूप ही होते हैं, और ध्यान समाधि ऐसे है जैसे किसी भवन मंदिर के ऊपर रखा गया स्वर्ण कलश हो। अकेला स्वर्ण कलश नहीं रखा जा सकता, बुनियाद के पत्थर चाहिए, नींव चाहिए। और अकेली नींव और बुनियाद से कोई संतोष हासिल नहीं होगा, उसमें सौंदर्य नहीं है, क्योंकि अभी भवन तो बना ही नहीं, स्वर्ण कलश तो रखा ही नहीं गया। तो प्यारे मित्रों, जीवन का यह पूरा मंदिर फ्रॉम ए टू जेड, शुरुआत से लेकर समापन तक हो सके, ऐसी पूर्णता लाने के लिए ओशो ने विशेष आग्रह किया है, जिसको वे झोरवादी बुद्धा कहते हैं। ईस्ट एंड वेस्ट दोनों कल्चर का समन्वय स्थापित करने की बात कहते हैं। ये थोड़ी सी बात मुझे अपनी तरफ से कहनी थी। आपके मन में जो भी सवाल होंगे इस विषय से संबंधित अथवा ओशो की फिलॉसफी से संबंधित, उन प्रश्नों का स्वागत है।